साइकिल ऑफ एमजीओ सॉलिड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ एमजीओ सॉलिड आप ड्रॉ करेंगे कि 1 मोल एमजीओ सॉलिड यानी Mg2+ और 2- गैसेस केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से ये 1 मोल आयनिक सॉलिड का हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में हमें एलिमेंटल फॉर्म लेना होगा मैग्नीशियम सॉलिड और 1/2 मोल O2 गैस। तो इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये पाथ 1 हो गया। पाथ 2 में हमें Mg2+ गैसियस केटायन चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? Mg सॉलिड से Mg गैस सब्लिमेशन होगा यहाँ पे, तो ये डेल्टा H सब्लिमेशन होगा। Mg गैस से Mg+ गैस गैसियस केटायन होगा, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और Mg+ गैस से Mg2+ गैस, दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। 1/2 मोल O2 गैस का यहाँ पे डिसोसिएशन होगा क्योंकि हमें एनायन चाहिए O2- एनायन। तो 1/2 मोल को डिसोसिएट आप करोगे तो हाफ डेल्टा H Bd ऑक्सीजन का, तो हाफ इंटू 2 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन कराएंगे और 1 मोल O- बनाएंगे, तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे O2- गैस, तो ये हो जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और जब गैसेस केटायन और एनायन कंबाइन करेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी एंड दिस एनर्जी इज लैटिस एनर्जी, और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये पाथ 2 हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पाथ 1 से डेल्टा एच एफ एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्लस हाफ डेल्टा एच BdE बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेकेंड प्लस डेल्टा एच लैटिस इंथैल्पी। आप केवल ध्यान यहां रखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिया है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो विथ साइन दिया हुआ है। आप डेटा पुट करेंगे तो यहां से लैटिस एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे। और इसके बाद जैसे पार्ट 2 में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हेस लॉ पे B4। ये तो पार्ट 1 का था। पार्ट 2 का अगर हम लोग बात करते हैं B4 का, तो इसमें आप बताएं। ये पार्ट 1 का A3 है, पार्ट 2 का B4 में आपको दिया हुआ है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस से CO2 गैस। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस से CO2 गैस, इसका डेल्टा H1 दिया हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस से क्या बन रहा है? CO2 गैस। इसका आपको दिया हुआ है डेल्टा H2, डेल्टा H2। थर्ड स्टेप यहाँ पे कौन सा हमें दिया हुआ है? तो थर्ड स्टेप दिया है O2 गैस से 2O गैस, और इसका डेल्टा H3 दिया हुआ है। फोर्थ CO गैस से बन रहा है यहाँ पे कार्बन गैस प्लस O गैस, और इसका डेल्टा H4 दिया हुआ है। आपको निकालना है पांचवें इक्वेशन का बताना है, यानी पांचवा इक्वेशन है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस का इसका डेल्टा H5 क्या होगा ये बताना है। तो ऐसा क्या इस पे अलजेब्रिक ऑपरेशन करे कि हमें इक्वेशन 5 मिल जाए। तो आपको कार्बन सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 5 लाना चाहते हैं। तो इक्वेशन 5 के लिए कार्बन सॉलिड फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस आई इक्वल टू CO2 गैस, ये आप लिखेंगे। अब यहाँ CO2 गैस इस इक्वेशन में नहीं है, पांचवे में फिफ्थ में, तो CO2 को कैंसिल आउट करना है। इसमें CO2 है तो सेकंड को रिवर्स कर लेंगे। CO2 गैस से क्या लिखेंगे? CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, यानी जो ऑपरेशन है फिफ्थ को लाने का फर्स्ट माइनस सेकंड अभी हम लोगों ने किया, ये CO2 कैंसिल आउट होगा। अब इसमें CO राइट साइड में है और इसमें CO फोर्थ में लेफ्ट साइड में है, तो ठीक है। CO गैस
इक्वल टू कार्बन गैस प्लस ओ गैस, तो सीओ गैस कैंसिल आउट होगा, यानी हमने यहाँ पे फोर्थ को डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ से हाफ O2 तो कैंसिल आउट हो गया, बट हाफ O2 बचा हुआ है, हमें यहाँ पे हाफ O2 नहीं चाहिए। तो हाफ O2 को कैंसिल आउट करना है, तो O2 किसमें है, थर्ड में है, तो थर्ड को रिवर्स करेंगे, तो 2O गैस इक्वल टू O2 गैस, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ इंटू टू और हाफ O2। यानी आपने यहां पे किया क्या, थर्ड को पहले रिवर्स किया, अब फिर इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ O2 कैंसिल आउट हो गया, और ये वन ऑक्सीजन एटम कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनली मिल क्या जाएगा, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, तो इसका डेल्टा H5 आप बता सकते हैं। डेल्टा H5 इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H4 माइनस डेल्टा H3/2। इस अनुसार अलजेब्रिक ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ा जाएगा। बोलिए, इसको हटा सकते हैं वाला। अच्छा, बढ़ा जाए। हम्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U ऑफ रिएक्शन। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि H बराबर क्या होता है, U प्लस PV। H बराबर U प्लस PV। तो डेल H बराबर आप क्या लिखते हैं, डेल U प्लस डेल ऑफ PV। बोलिए, यानी डेल H बराबर हम लोग लिखते हैं डेल U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। और हमने ये पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेसिकली ये भी डेल्टा पी जीरो होगा, तो डेल्टा H बराबर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हम लोगों ने पढ़ा है जैसे यहाँ पे कोई रिएक्शन अगर हमें दिया हुआ है, किसी रिएक्शन के लिए वर्क डन हम लोग लिखना जानते हैं। वर्क डन क्या होता है, माइनस P डेल्टा V या माइनस डेल्टा NCRT। तो जैसे कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, AA गैस प्लस BB गैस इक्वल टू CC गैस प्लस DD गैस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने इसके लिए रिएक्शन लिखा था माइनस P डेल्टा V, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NCRT रिएक्शन का। बोलिए, और आप डेल्टा NG भी कैलकुलेट किए हो, दिस इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ से P डेल्टा भी किसके बराबर मिलेगा,
यानी डेल्टा एच बराबर आप लिखोगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही आएगा। यानी डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट अब प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का ये रिलेशन मिलता है किसी रिएक्शन के लिए। इसको हटा सकते हैं वाला। तो थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज 1 में आपने ओपन किया होगा, मैंने बोला भी था कि आप बुक रखेंगे साथ में। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया है CH3OH लिक्विड प्लस 3O2 गैस। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है रिएक्शन C2H5OH लिक्विड अब प्लस 3 मोल O2 गैस इज इक्वल टू 2CO2 गैस अब प्लस 3H2O गैस, ये दिया हुआ है। और इसका डेल्टा यू नॉट आपको दिया है, कितना दिया है, -1373 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। आपको डेल्टा एच नॉट बताना है, क्या आएगा डेल्टा एच नॉट बताएं। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना होगा, तो आप लिखेंगे 2 + 3 -3, कितना आएगा, 2 आएगा। और डेल्टा एच नॉट बराबर आपने लिखा है डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू नॉट कितना है, -1373 किलो जूल, और डेल्टा एन जी कितना है, 2 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर 298 केल्विन। यहाँ किलो जूल है और ये जूल है, तो जूल को किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आंसर आप बता सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद बताएं तो A2 सेकंड क्वेश्चन, जिंक को HCl में डिजोल्व किया है, जिंक सॉलिड है, HCl में डिजोल्व किया है, HCl लिक्विड है, प्रोडक्ट बनाएगा ZnCl2 एक्वस, अब प्लस यहाँ से रिलीज होगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बताएं, इसमें कहता है 2 मोल ऑफ जिंक, 2 मोल ऑफ जिंक इज डिजोल्व इन HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिजोल्व किया गया है। आपको बताना है वर्क डन इन ओपन वेसल कितना होगा। वर्क डन इन ओपन वेसल इज इक्वल टू व्हाट। कैलकुलेट कीजिए। पढ़ा जाए, क्या लिखा है आप लोगों ने। वर्क वर्क डन इन ओपन वेसल फॉर्मूला क्या होता है, -P∆V या माइनस। एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर आप इस मोल को काउंट नहीं करते हैं शुरुआत में, तो 1 मोल जिंक सॉलिड के लिए कितना आपको डेल्टा एन जी मिल रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि इधर बाकी सब तो एक्वस लिक्विड और सॉलिड है, तो डेल्टा एन जी 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल के लिए -1 इंटू 25/3 इंटू 298, ये लगभग 300 है। तो ये 100 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 2500 जूल पर मोल, यही आएगा। तो 2 मोल अगर जिंक डिसॉल्व होगा कितना आंसर हो जाएगा, तो -5000।
तो ये -5000 जूल बेसिकली यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा किसके लिए, 2 मोल के लिए, यानी 5 किलो जूल। इसको लिखने के बाद हेडिंग देंगे वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच नॉट विथ टेम्परेचर, किरचॉफ्स इक्वेशन। अच्छा ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने 1 मोल बेसिकली जिंक के लिए लिखा हुआ है, ये 2 मोल के लिए। तो जितना मोल का आंसर आपसे पूछेगा लास्ट में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ा जाए आगे, फर्स्ट पार्ट हटाया जाए। किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट विथ टेम्परेचर। बढ़ा जाए आगे। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया है पिछले क्लास में, पहले पढ़ा है कि इंथैल्पी ऑफ ए सबस्टांस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर सबस्टांस का टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो इंथैल्पी ऑफ सबस्टांस भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हम लोग अब सबस्टांस को यहाँ पे स्टडी केवल नहीं कर रहे, रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन also depends on temperature and its value also changes with change in temperature। वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। और उसी के लिए इक्वेशन किसने दिया हुआ है, किरचॉफ्स ने दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं द इंथैल्पी ऑफ सबस्टांस, द इंथैल्पी ऑफ सबस्टांस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो enthalpy of substance, enthalpy of substance changes with change in temperature, with change in temperature। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन also depends on temperature, also depends on temperature and its value changes with change in टेम्परेचर। तो मान लो कोई रिएक्शन हमें दिया हुआ रहेगा, रिएक्शन हमें दिया रहेगा ए ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो अगर इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम मेजर करें, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, दिस इज डेल्टा एच नॉट एट T1। तो डेल्टा एच नॉट एट T1 जब हम लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे आप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट है सी और डी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सी टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ सी एट टेम्परेचर T1 प्लस डी टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ कैपिटल डी एट टेम्परेचर T1 माइनस ए टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ ए एट टेम्परेचर T1
minus B times a standard molar enthalpy of B at temperature T1. यानी स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच एट T1 मिलेगा। ये हटा सकते हैं वाला। अगर इस रिएक्शन को किसी नए टेम्परेचर पे हम स्टडी करते हैं, T2 टेम्परेचर पे, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, नाउ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, तो ये आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट T2 लिखेंगे आप। तो यहां पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहां भी हम लोग लिखेंगे C टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ C एट टेम्परेचर T2, D times standard molar enthalpy of D at temperature T2 minus A times standard molar enthalpy of A at temperature T2 minus B times standard molar enthalpy of B at temperature T2। ये मिलेगा रिलेशन। अब आपने टेम्परेचर यहां लिखा है कि enthalpy of reaction depends on temperature, its value its value also changes with change in temperature, its value also changes with change in temperature। तो आप यहां पे बताएं कि चेंज इन इंथैल्पी क्या मिलेगा, चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर यहां पे क्या मिलेगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, चेंज इन इंथैल्पी इन दोनों का क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं चेंज इन इंथैल्पी of reaction with change in temperature from T1 to T2. This is equal to delta H naught T2 minus delta H naught T1। ये लिखेंगे आप। तो आप इन दोनों का डिफरेंस जब लिखेंगे डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट एट T2 माइनस डेल्टा एच नॉट एट T1। तो आप ध्यान दीजिएगा C को आप एक साथ लिख सकते हैं, डिफरेंस लिखेंगे तो आप देखिए इन दोनों को जब डिफरेंस लेंगे आप, तो यहां पे लिख सकते हैं C टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ C एट T2 माइनस स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ C एट T1। ये लिख सकते हैं आप इन दोनों के डिफरेंस में। D को जब हम डिफरेंस में लिखेंगे तो दिस माइनस दिस, यानी आप यहां लिखेंगे प्लस D स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ D एट T2 माइनस स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ D एट T1। अब ध्यान दीजिएगा यहां माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि पहले से माइनस है, पहले से माइनस है। तो माइनस ए स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ ए एट T2 माइनस स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ ए एट T1, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो निगेटिव बाहर आ जाएगा। माइनस बी इंटू स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ बी एट T2 माइनस स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ बी एट T1। तो ये हमें चेंज इन इंथैल्पी मिला रिएक्शन का विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे किरचॉफ्स ने ये रिलेशन दिया है कि किसी सबस्टांस का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें यहां दो रिलेशन मिलता है। तो एक बात बताएं, यहां पे जब आप लिखेंगे स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ सी एट T2 माइनस स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ सी एट T1, तो दिस इज इक्वल टू DH है, DH क्या होता है, CpdT, डेल्टा H क्या होता है, Cp डेल्टा T। एन यहाँ साइलेंट है, मोलर लिखा हुआ है, तो आप यहां लिखेंगे Cp ऑफ C इंटू T2 माइनस T1, यानी दिस इज हीट रिक्वायर्ड, heat required to increase the temperature of capital C from T1 to T2 at constant pressure। यानी ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे heat required to increase the temperature of 1 mole of C from T1 to T2 at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure। इसको लिखेंगे आप।
जरूरत इसका फॉर्मूला का ही होगा लास्ट में, लेकिन ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हटा सकते हैं। तो ये याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी किसी सबस्टांस का T2 और उसी सबस्टांस का स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी T1 पे जब आप डिफरेंस लेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर वो क्या देगा? Cp डेल्टा टी। Cp डेल्टा टी। थोड़ा सा रुकेंगे आप सभी। एक बात बताएं, इस रिलेशन को आप देखें। इस ये C कोफिशिएंट बाहर है, तो ये Cp ऑफ C डेल्टा टी आएगा यहां से। Cp ऑफ C डेल्टा टी ये क्या आएगा? ब्रैकेट वाला Cp ऑफ D डेल्टा टी, ये Cp ऑफ A डेल्टा टी, और ये क्या मिलेगा? Cp ऑफ B डेल्टा टी मिलेगा। यानी हम लोग अब लिख सकते हैं, नाउ ध्यान देंगे कि डेल्टा H नॉट एट T2 माइनस डेल्टा H नॉट एट T1, दिस इज इक्वल टू C, ये मोलर कोफिशिएंट है, Cp ऑफ C इंटू T2 माइनस T1। बोलिए। D Cp ऑफ D T2 माइनस T1 माइनस A Cp ऑफ A T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब B Cp ऑफ B T2 माइनस T1 ये लिखेंगे। सभी से T2 माइनस T1 जब आप कॉमन लोगे तो Cp ऑफ C D टाइम Cp ऑफ D A टाइम Cp ऑफ A और B टाइम Cp ऑफ B इनटू क्या लिखोगे आप? T2 माइनस T1 ये लिखोगे। दिस इज डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन T2 माइनस T1। और यहां पे ये डेल्टा H नॉट T2 अब माइनस डेल्टा H नॉट T1, यानी आपको क्या मिला? डेल्टा H नॉट T2 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट T1 अब प्लस डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? ये फॉर्मूला हमें मिलता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फॉर्मूला कब मिलेगा? एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी मैंने शुरुआत में ही लिखाया था कि ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H, लिखा हुआ है। तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर मिलेगा? डेल्टा H के बराबर मिलेगा। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब Cp कांस्टेंट होगा। Cp कांस्टेंट होगा यानी ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, तो फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर Cp फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो आप लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा नए टेम्परेचर पे, आप लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T1 टेम्परेचर प्लस इंटीग्रल T1 से T2 डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन I इंटू dt। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला हुआ। आप कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब Cp वेरी कर रहा हो टेम्परेचर के साथ या कांस्टेंट हो, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ा था हम लोगों ने। क्वेश्चन में दे दे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, तब आप डेल्टा H के बदले में क्या लिखेंगे? डेल्टा यू नॉट। और डेल्टा यू नॉट T2 इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट एट T1 प्लस इंटीग्रल T1 टू T2 डेल्टा CV ऑफ रिएक्शन dt। यानी जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे तो यहां क्या आएगा? CV आएगा। डेल्टा CV NCV dt पढ़ा है ना फॉर्मूला आप लोगों ने। तो डेल्टा CV क्या होता है? डेल्टा CV ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखेंगे? तो C टाइम CV ऑफ C, D टाइम CV ऑफ D, A टाइम CV ऑफ A माइनस B टाइम्स CV ऑफ B। इस फॉर्मूला को लिखने के बाद एक क्वेश्चन है पेज नंबर 78 पे, B2। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए।
अगला क्लास इसका लास्ट क्लास होगा। अपना क्वेश्चन बनाते रहेंगे। आज लगभग समाप्ति की ओर हम लोग रहेंगे। अगला क्लास प्योरली 90% डिस्कशन का पार्ट होगा। तो जो भी आपका एक्सरसाइज 3 है, एफएलओटी का, सेकेंड लॉ का या थर्मो का, आप बना लेंगे। और उसके बाद जो आपको समय बचेगा बीच में आप कुछ पूछना होगा पूछ सकते हैं। तो अगला क्लास क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान में आप रखेंगे जो भी बाकी होगा। ये फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डेराइव किया है, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी रिएक्शन का एक टेम्परेचर का डेल्टा एच दिया है और दूसरे टेम्परेचर पे डेल्टा एच पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट किरचॉफ्स इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। डेल्टा सीपी और डेल्टा सीबी ऑफ रिएक्शन निकालना आना चाहिए। सेकंड पार्ट हटाया जाए, ये वाला। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोगों को दिया है, 2NO2 गैस से N2O4 गैस, और आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपको दिया है -57.2 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्या दिया है, सीपी ऑफ NO2 37.2 जूल पर मोल पर केल्विन। सीपी ऑफ N2O4, सीपी ऑफ N2O4 77.28 जूल पर मोल पर केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं, रिलेशन सामने है। आप केल्विन में टेम्परेचर पुट करेंगे, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी आप केल्विन में लें या डिग्री सेंटीग्रेड में लें, डिफरेंस में 273 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताएं, सबसे पहले आप यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे? सीपी कांस्टेंट दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना चाहिए डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन। क्या आएगा? प्रोडक्ट कोफिशिएंट 1 है, तो सीपी ऑफ N2O4 माइनस सीपी ऑफ NO2। तो N2O4 का 77.28 माइनस 2 इंटू 37.2, NO2 का तो 74.4। तो 77.28 और 74.4 कितना आएगा ये बताएं? 2.88, बोलिए। 2.88 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आएगा। अब डेल्टा एच नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, तो डेल्टा एच नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इंटीग्रल 298 केल्विन से 298 केल्विन से 373 केल्विन। और आप यहां लिखेंगे डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन dt, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो ये हमें दिया है -57.2 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। डेल्टा सीपी आपको मालूम है कितना है, यहाँ पे 2.88 जूल पर मोल पर केल्विन, ये डेल्टा सीपी आ गया। और T2 माइनस T1 373 माइनस 298 केल्विन होगा, केल्विन कैंसिल आउट। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, किलो जूल है और यहां जूल है, तो किलो जूल को किलो जूल बनाएंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। इसको लिखने के बाद अलग अलग रिएक्शन,
क्या NO2 वाले का क्यू नम क्या है? क्यू नम क्या है? नंबर क्या है सामने बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे अच्छा तो क्यू नो डॉट लिख देता। सही है, लिखा सही था वो। ये हटाया जाए पार्ट 1। बोलिए। हम्म। ना लिख लीजिए उसके बाद। इधर हटा दिया जाए उधर। नहीं, अब तो ये हट चुका है। अच्छा, इधर नहीं हटाना था है ना? ये इधर नहीं हटाना था। जूल पर मोल पर कैल। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, केवल T2 - T1 लिखा था। ठीक है, ये हटा सकते हैं इधर वाला। मैंने उल्टा पूछा हुआ था। यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन का कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंबशन रिएक्शन की, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो आप लोगों ने पढ़ा है कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो किसी रिएक्शन का डेल्टा H0 कंबशन क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि कंबशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? जब किसी सबस्टांस का 1 मोल बर्न्ड होता है इन प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी आप कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज द इंथैल्पी चेंज। यानी आप कह सकते हैं इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance burned in presence of required amount of oxygen, or air to form a stable product, to form a stable product that is called enthalpy of combustion. कंबसन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच नॉट कंबसन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसको लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंबसन ऑफ मीथेन की, तो मीथेन गैस का अगर कंबसन होता है तो CH4 + 2O2 गैस से क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो लिक्विड, और अगर रिएक्शन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? ये वेपर। कूल होगा तो लिक्विड बनेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये डेल्टा H0 रिएक्शन हम सभी ने लिखना सीखा है। रिएक्शन का नाम क्या है? कंबशन।
तो आप रिएक्शन ना लिख करके कंबशन भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शन की हम लोग बात करें तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड माइनस 1 मोल स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस माइनस 2 मोल स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है O2, 0 होगा। और यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन मिलेगा। हमने मोल कंसेप्ट में ये पढ़ा है कि अगर किसी अल्केन को CnH2n+2 हो, या अल्कीन हो, या अल्काइन हो, या कोई हाइड्रोकार्बन हो, इन सभी का अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे हम बर्न कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा CO2 गैस प्लस वाटर। अब वाटर का फिजिकल स्टेट डिपेंड करेगा टेम्परेचर के आधार पे कि वहां पे हम क्या लिखेंगे। इसको हटा सकते हैं इधर, बोलिए। कोई कंपाउंड CxHyOZ दिया हो, इसको भी अगर हम बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये बनाएगा CO2 गैस प्लस वाटर। ये ध्यान में आप रखें, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, अल्केन अल्किन अल्काइन, या CxHyOZ। तो ये फॉर्मूला तो हमने पिछले क्लास में सीखा हुआ है। यहाँ पे हेडिंग देंगे मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, measurement of enthalpy of combustion at constant volume, enthalpy of combustion at constant volume, that is bomb कैलोरीमीटर। और जेई एडवांस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इस पर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है, आते रहता है। इसको हटा सकते हैं बोला। मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बढ़ा जाए आगे। आप लोगों ने बुकलेट पढ़ा होगा तो उसमें दिया होगा बॉम्ब कैलोरीमीटर कि एक बकेट है, कंटेनर, ये कंटेनर है, बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा हुआ है। तो बेसिकली इसमें जिसका कंबशन होना है उस सबस्टांस को हम लोग रखते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हमेशा बम हो, ग्लूकोज भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, एथिलीट पे भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी सबस्टांस का बेसिकली क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो एनर्जी वहां हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई सबस्टांस रखा हुआ है इसमें, या ये सबस्टांस कोई बॉम्ब भी हो सकता है। इसका मास है स्मॉल एम ग्राम, मास कितना है, एम ग्राम है। और बेसिकली इसमें, इस कंटेनर में, इस बकेट में पानी भरा हुआ है। और अभी पानी का टेम्परेचर कितना है, T1। इस कंटेनर में जिसमें ये सबस्टांस है, एक सैंपल कप बना हुआ है, सैंपल कप। साथ ही साथ ये जो बकेट है, ये बेसिकली जो कंटेनर है, जैसे हम लोग विंटर में बेसिकली जैकेट हम लोग पहने हुए हैं, तो ये कंटेनर में ये वाटर रखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे इसे एक इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, थर्मली इंसुलेटेड जैकेट प्रोवाइड किया गया है कि बेसिकली ना ये हीट लॉस कर सके सराउंडिंग को, और ना सराउंडिंग से हीट का
गेन कर सके। एक थर्मली इंसुलेटेड जैकेट इसे पहनाया गया है, तो ये थर्मली इंसुलेटेड जैकेट है, थर्मली इंसुलेटेड जैकेट। साथ ही साथ ये बेसिकली सैंपल कप है, सैंपल कप। इस सैंपल कप में यहां से हम एक बेसिकली हॉलो सिलेंडर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर जिससे हम लोग ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं, और वो सैंपल गैस कप में आता है यहाँ पे। इसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं अप टू 30 बार। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, अप टू 30 बार ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्विच होता है, यहाँ पे एक स्विच होता है। जैसे ही 30 बार प्रेशर होगा वह स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। स्विच इग्नाइट होगा, स्पार्क होगा, तो ये सैंपल कप में पहले कंबशन होगा, फिर पूरा सबस्टांस क्या होगा? एक्सप्लोड करेगा, हीट रिलीज होगी। उस पे आएंगे। अभी यहाँ पे एक सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं मिक्सर का, ये स्टरर होता है। स्टरर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। बिफोर एक्सप्लोजन एवरीवेयर टेम्परेचर कितना है? हर एक जगह टेम्परेचर T1 है। इस स्टरर का काम है। इसमें एक थर्मोमीटर हम लोग रखते हैं। थर्मोमीटर कंटिन्यूअसली टेम्परेचर रिपोर्ट कर रहा है, और टेम्परेचर कितना है आप बताएं? इसका टेम्परेचर है, बेसिकली थर्मोमीटर रिपोर्ट करता है, ये थर्मोमीटर है, और ये बेसिकली स्टरर है। अब इसको हम लोग पैक करेंगे, तो पैक करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली ये थर्मली इंसुलेटेड जैकेट प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, कि हीट न लॉस हो और न बाहर से हीट इसे मिले। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह का ये सिस्टम है। तो जब ऑक्सीजन गैस हम सप्लाई करते हैं और 30 बार प्रेशर पे यहाँ पे स्विच ऑन होता है, तो ये जो स्विच है इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं ये वायर ऐसे निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली क्या है? कोई स्विच प्रोवाइड किया गया है टू इग्नाइट द मटेरियल प्रेजेंट इन सैंपल कप। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा तो वहीं रहा है, और साथ ही साथ वो स्विच ऑन कर देता है इग्निशन का। तो इग्नाइट होता है, स्पार्क होता है। तो पहले सैंपल कप क्या होता है? बर्nt होता है। उसके बाद ये पूरा सबस्टांस, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, मास दिया रहेगा, और सारे कंटेंट ऑफ कंटेनर का, यानी बकेट का, वाटर का, सबस्टांस का, ये हटा सकते हैं ना? ये वाला हटा सकते हैं या नहीं? सारे सबस्टांस का आपको टोटल हीट कैपेसिटी दिया हुआ होगा। टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल कंटेंट्स ऑफ कंटेनर CT। और जिस सबस्टांस का यहाँ कंबशन हो रहा है उसका क्या दिया हुआ होगा? मास दिया हुआ होगा, W या M। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली इनिशियल टेम्परेचर कितना है, बोलिए। इनिशियल टेम्परेचर T1 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर वेट ऑफ सबस्टांस या बॉम्ब is equal to m gram, and total heat capacity, total heat capacity of all contents of container, all contents यानी बकेट प्लस वाटर प्लस ये सबस्टांस, जितना भी है यहाँ पे, ऑल कंटेंट्स ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे बताएं? CT दिया हुआ। तो बिफोर कंबशन, बिफोर एक्सप्लोजन या बिफोर कंबशन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे T1। टेम्परेचर ऑफ सबस्टांस बिफोर कंबशन, तो टेम्परेचर ऑफ सबस्टांस बिफोर कंबशन कितना है? T1। तो जैसी कंबशन होगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। T1 से T2 एक्सप्लोजन होगा तो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर आफ्टर कंबशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइज इन टेम्परेचर आफ्टर कंबशन
आफ्टर कंबशन इज इक्वल टू डेल्टा टी एंड दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा ना एक्सप्लोजन होने पे, कंबशन होने पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हीट रिलीजेस आफ्टर कंबशन ऑफ m ग्राम ऑफ सबस्टांस। आप यहाँ पे लिखेंगे हीट रिलीजेज आफ्टर कंबशन ऑफ m ग्राम ऑफ सबस्टांस। तो कितना हीट रिलीज होगा? तो आप लिखेंगे Ct इंटू डेल्टा टी, Ct डेल्टा टी, हीट रिलीजेस आफ्टर कंबशन ऑफ m ग्राम ऑफ सबस्टांस। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने मोल पढ़ा हुआ है, मोल क्या होता है? मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। तो अगर मोलर मास के बराबर हम मास ले ले सबस्टांस का और उसका कंबशन कराएं, तो जो हीट रिलीज होगा उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस हीट को या तो डेल्टा एच बोलेंगे या डेल्टा यू बोलेंगे, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए। क्योंकि यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है? मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिलीज होता है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पढ़ा हुआ है, शुरुआत में ही मैंने रफ स्केच लिखा हुआ। हाँ, तो आप यहाँ पे एक बात बताएं, एम ग्राम सबस्टांस के कंबशन से इतना मिल रहा है, तो कैपिटल एम जो मोलर मास होता है उससे कितना हीट रिलीज होगा आप बताएं। तो यहाँ पे हीट रिलीज आफ्टर कंबशन ऑफ एम ग्राम, एम ग्राम क्या है? मोलर मास है। एम ग्राम ऑफ सबस्टांस कितना मिलेगा बताएं आप। तो ये स्मॉल एम ग्राम से इतना रिलीज हो रहा है, तो कैपिटल एम ग्राम से कितना होगा? कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, यूनिटरी मेथड से। स्मॉल एम ग्राम से इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो कैपिटल एम ग्राम से कितना होगा? तो आप लिखेंगे स्मॉल कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। ध्यान देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल एम बाय स्मॉल एम आई इंटू सी टी डेल्टा टी। एक बात ध्यान रखेंगे कि मैंने यहां रिलीज लिखा है, रिलीज लिखा है तो साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, उसको आगे लिखेंगे। ये कैपिटल एम ग्राम मोलर मास है, यानी हीट रिलीजेज या रिलीज ऑफ हीट आफ्टर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा ये। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिलीज होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा यू, डेल्टा यू ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी रिलीज ऑफ हीट आफ्टर कंबशन ऑफ मोलर मास यानी एम ग्राम या 1 मोल ऑफ सबस्टांस किसके बराबर होगा? माइनस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम सी टी डेल्टा टी। मैंने यह रिलीज लिखा है तो माइनस अभी यहाँ पे नहीं लिखा, आप चाहे तो माइनस लिख सकते हैं, लास्ट में हम लोग लिखेंगे। इसको हटा सकते हैं वाला, नहीं हटाना है, ठीक है। और ये बात याद रखेंगे कि अपने बुकलेट में 30 बार दिया है और कुछ बुक्स में 20 बार भी दिया रहता है। तो 20 बार 30 बार, बट हम इस प्रेशर को कौन सा सेलेक्ट करेंगे? एनसीईआरटी के अनुसार। तो आपको एनसीईआरटी जरूर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रेशर को लेकर भी पूछता है। तो कुछ बुक है हायर कोर्सेज की, उसमें 20 बार भी दिया हुआ है, और हमें एग्जाम देना है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। तो 30 बार बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। इसको हटा, उस साइड वाला हटा सकते हैं डायग्राम, नहीं। ये चैप्टर सबसे हल्का चैप्टर है, इसमें लोग गलतियां करते हैं प्लस और माइनस में, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऊपर हटा सकते हैं 2-3 लाइन।
तो आपने लिखा है हीट रिलीजेस आफ्टर कंबशन ऑफ कैपिटल एम ग्राम। कैपिटल एम ग्राम बेसिकली क्या है? मोलर मास है। मोलर मास है, एक मोल का मास है। तो आप लिखेंगे हीट रिलीजेस, हीट रिलीजेस आफ्टर कंबशन ऑफ, आफ्टर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, 1 मोल ऑफ सबस्टांस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखेंगे, ये की पॉइंट है। इंथैल्पी भी लिख दे, हीट भी लिख दे, लेकिन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट विल बी डेल्टा यू। यानी इस पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? डेल्टा यूसी नॉट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंबशन प्रोसेस का। तो डेल्टा यूसी नॉट रिलीज हो रहा है, तो माइनस साइन यहां पे अब हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, पहले नहीं लिखा है लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस। तो माइनस क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूला तो वही होगा, माइनस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम आई इंटू सी टी डेल्टा टी। ये आपको क्या मिल गया? डेल्टा यूसी मिल गया। कंबशन हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बॉम्ब कैलोरी मीटर पे। दिस इज, जो हीट रिलीज हुआ वो चेंज इन इंथैल्पी नहीं होता है, क्या होता है? डेल्टा यूसी। और हमने एक रिलेशन आज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, पढ़ा है ना आज? तो आप डेल्टा एच सी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू सी नॉट, ये रिलेशन याद रखेंगे। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ेंगे कि उसने चेंज इन इंथैल्पी पूछा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, और साथ में ऐड कर दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप केवल इतना से आंसर नहीं बताएंगे, आपको ये डेल्टा एच बराबर डेल्टा यूसी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो ट्रांसफर ऑफ हीट केवल लिखता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा यूसी। ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा यूसी नॉट। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलता है तो डेल्टा यूसी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा यूसी यहां पे क्या लिखेंगे आप? अभी हम लोगों ने लिखा है माइनस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम सी टी डेल्टा टी, अब प्लस क्या लिखेंगे बताएं आप? डेल्टा एन जी आर टी। तो यहां फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा एच सी का, डेल्टा यू सी का। इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये हटा सकते हैं डायग्राम। हम्म, बढ़ा जा आगे। ठीक है, लिखो। तो इसको लिखने के बाद इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद आप लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये नेगेटिव होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब एसिड
और बेस रिएक्ट करता है, यानी वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड combines with one equivalent of base to produce salt and water. तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच होता है रिएक्शन का, दैट डेल्टा एच रिएक्शन इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज when one equivalent of acid combines with combines with one equivalent of base to produce salt and water, to produce salt and water। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको हटा सकते हैं वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे देर आर फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, पढ़ा है आप लोगों ने, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। तो आप ध्यान देंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो बेसिकली ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, एक एक इक्विवेलेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये हमें मिलता है -13.7, या किसी किसी बुक में -13.6 भी लिखा हुआ होता है किलो कैलोरी पर मोल, और ये फिक्स होता है। या जूल में आप लिखते हैं -57.1 किलो जूल पर मोल, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर इन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पेयर में से कोई भी एक एक वीक हो या दोनों वीक हो तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम रिलीज होता है। यानी अगर आप कहते हो कि वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करता है, कोई सॉल्ट बनाता है और वाटर, तो यहां इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कोई -x किलो कैलोरी पर मोल होगा, एंड x विल बी लेस देन 13.7। x क्या होगा, 13.7 से कम होगा। अगर आप कहते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कोई y किलो कैलोरी पर मोल होगा, एंड दिस y विल बी लेस देन 13.7। नंबर -2 और -4 में ये नहीं कहेंगे कि -2 बड़ा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक में 2 कैलोरी एक में 4 कैलोरी, तो 4 कैलोरी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो हम केवल नंबर को यहां पे लिखेंगे y लेस देन 30.7। अगर दोनों वीक है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों वीक है और इससे बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें क्या मिलेगा, कोई -z किलो कैलोरी पर मोल, एंड z विल बी आल्सो लेस देन 13.7। यानी इन तीनों पेयर में अगर आप देखें तो कोई एक या दो क्या है, वीक है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 या 6 से ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा होगा इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में। हम लोगों ने पढ़ा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड एंड वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन जनरल दे डिसोसिएट लेस देन 10%। तो होता यूं है, अभी ध्यान देंगे, ये चार पेयर है, वीक एसिड और वीक बेस के भी कॉम्बिनेशन में अगर हम 1 मोल H प्लस ले लें एसिड का और 1 मोल OH माइनस ले लें बेस का, और यहां भी कॉम्बिनेशन हो, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा,
1 मोल वाटर फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगा 13.7 किलो कैलोरी। लेकिन वीक एसिड का 1 मोल H प्लस और वीक बेस का 1 मोल H प्लस कंबाइन किया, 1 मोल वाटर बनाया, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई 13.7। जब वो एनर्जी बाहर आ रही होती है तो उसमें से some amount of energy will be consumed in ionization, dissociation, क्योंकि पूरा टूटा हुआ नहीं है, तो some heat or energy will be consumed in डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो उसको डिसोसिएट करने के बाद जो बची हुई एनर्जी है, जो बचा हुआ हीट है, वो बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। तो इसके साथ एक कनेक्टेड टर्म है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, यानी वह जो न्यूट्रलाइजेशन में हीट निकल रहा है, सम अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी विल बी कंज्यूम इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, एंड दैट कंज्यूम्ड एनर्जी इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जो जितना ज्यादा वीक एसिड और बेस होगा वो पहले से कम टूटा हुआ होगा, जो जितना ज्यादा वीक एसिड और वीक बेस होगा वो पहले से कम टूटा हुआ होगा, उसको तोड़ने में, आयोनाइज करने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा तब होगा जब वीकर एसिड होगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस जितना कम होगा, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन उतना ज्यादा होगा। यानी इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी जितना वीक एसिड और वीक बेस का स्ट्रेंथ कम होगा उसका इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। यहां तक लिखने के बाद नहीं, इसमें कुछ और भी सीखना है। यहां तक लिख चुके हैं आप लोग? आप ध्यान देंगे आप, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड की हम लोग बात करते हैं, ध्यान देंगे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें मदद करेगा। थोड़ा रुकेंगे आप। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, और हमने लिखा कि मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड किसके जैसा है, HCl के जैसा है, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के जैसा है। तो हमारा आदत होना चाहिए कि अब HCl को हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस, और NaOH को क्या लिख सकते हैं, OH माइनस। तो जब 1 मोल H प्लस एसिड का, 1 मोल OH माइनस बेस का, 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, ध्यान देंगे आप, कि यहां पे हमने ले लिया H2SO4 और यहां ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां हमें 2 मोल H प्लस मिला, 2 मोल OH माइनस मिला, और ये 2 मोल वाटर बना रहा है। तो जब 2 मोल वाटर बनाएगा तो यहां इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, 2 × -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मान लो किसी एग्जाम्पल में हमें ट्राइप्रोटिक एसिड मिल रहा है, 3 मोल H प्लस, 3 मोल OH माइनस, और इससे 3 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे डेल्टा H0 कितना होगा बताएं आप, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 × -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। इसको लिखने के बाद इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये तीनों एग्जांपल मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लिखा है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वीक तो 100% डिसोसिएट होगा नहीं। ये हटा सकते हैं सेकंड पार्ट। हम्म इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कैसा प्रोसेस है ये, इंडोथर्मिक, क्योंकि आयोनाइज करना है तो एनर्जी देना होगा, बोलो। तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पॉजिटिव होगा, और बेसिकली ये क्या होता है,
इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा जब पेयर में से, एसिड और बेस के पेयर में से कोई भी एक वीक एसिड या वीक बेस होगा, या दोनों वीक एसिड और वीक बेस होंगे, तो सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी कंज्यूम्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंस विथ अब देखेंगे, ध्यान देंगे आप, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ब्रैकेट के पहले लिखेंगे वीक बेस, और अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो वीक एसिड होगा। यानी मैं तीसरा पेयर यहां छोड़ रहा हूं, वीक एसिड वीक बेस, क्यों? क्योंकि जंबल्ड हो जाएगा। दो पेयर को लिख रहा हूं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विथ वीक बेस, या व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंस विथ वीक एसिड, दो पेयर लिख दिया यहां पे। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विथ वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंस विथ वीक एसिड, देन देन क्या होगा यहां पे? heat releases then heat releases and some amount of heat या energy will be consumed in ionization। तो आप यहां पे कहेंगे then releases heat releases and some amount of heat some amount of heat या energy will be consumed in ionization of weak acid and weak acid या weak base। This consumed amount of energy, this consumed amount of heat is known as enthalpy of ionization। enthalpy of ionization। तो जब कोई एक या दोनों वीक होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट विल बी कंज्यूम्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो यहाँ पे एक बात बताएं आप, एक एग्जाम्पल, जैसे सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं कि HCl है अब प्लस NaOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। NaCl प्लस वाटर, और इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया है? -57.1 किलो जूल पर मोल। दूसरा रिएक्शन हमें दिया है HCl प्लस NH4OH, और इससे बन रहा है अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O, और इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -53 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछता है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक बेस है। तो आपसे पूछता है यहां पे फाइंड इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH, इस वीक बेस का इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बताएं। इसको लिखेंगे, ये व्हाट इज रिटन अंडर क्या लिखा है? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जल्दी लिखेंगे आप लोग। किलो जूल पर मोल में दिया है 57.1, 57.1। किसी ने लिखा है सर व्हाट इज रिटेन अंडर 57.1, रिटेन अंडर
ये 57.1 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है ना। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू से लिखते आ रहा हूं मैं तो, लिखा हूं ना यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन। ये हटा सकते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है कि इसका आयोनाइजेशन पूछ रहा है। तो आयोनाइजेशन क्या होता है आप बताएं। NH4OH जब आयोनाइज होगा, टूटेगा, तो क्या बनाएगा? NH4 प्लस, अब प्लस OH माइनस। इसी का डेल्टा H नॉट आपसे पूछा है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एक बात बताए, हमें दिया है HCl, अब प्लस NaOH से NaCl प्लस वाटर, इसका डेल्टा H नॉट आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? इतना हमें दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैं रुक जाऊंगा, ध्यान देंगे आप। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, जितना वो H प्लस आयन फर्निश्ड कर सकता हो, आप डायरेक्ट लिख दें। ये HCl 1 मोल H प्लस देगा, NaOH 1 मोल OH माइनस देगा पर मोल, और डायरेक्ट ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब एसिड और बेस के रिएक्शन से कहता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस और स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस लिखने का हैबिट रखेंगे। दूसरा रिएक्शन कहता है कि दूसरा रिएक्शन है HCl प्लस NH4OH, ध्यान देंगे, और ये बना रहा है अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहां HCl को तो H प्लस आप लिख लोगे, लेकिन इसको OH माइनस नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? पूरा NH4OH, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा 100%। तो H प्लस कंबाइन कर रहा है NH4OH के साथ, बनाएगा NH4 प्लस प्लस वाटर। अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऑपरेट करें तो थर्ड आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो ऐसा क्या ऑपरेशन करें, ऐसा क्या ऑपरेशन करें कि हमें थर्ड मिल जाए फर्स्ट और सेकंड पे? तो ये लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, और हाइड्रोक्साइड राइट साइड में जाना है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यही होगा। तो थर्ड इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, आपको थर्ड मिल जाएगा। और थर्ड मिल जाएगा तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मिल गया। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपने सेकंड को पहले लिख लिया, H प्लस NH4OH, और इससे बना NH4 प्लस प्लस वाटर, बोलिए, और माइनस फर्स्ट आप कर रहे हो, तो माइनस फर्स्ट कर रहे हो तो इधर लिखोगे H2O, और इधर क्या आ जाएगा? H प्लस और OH माइनस। अब जोड़ दोगे, H2O कैंसिल आउट, H प्लस कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा? NH4OH इज इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस। आ गया ये। तो आपने यहाँ पे ये सेकंड किया हुआ है और ये माइनस फर्स्ट है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ गया? थर्ड आ गया। सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड। तो यहाँ पे डेल्टा H नॉट इसका, थर्ड का, डेल्टा H नॉट थर्ड का किसके बराबर होगा? डेल्टा H02 माइनस डेल्टा H01। तो ये डेल्टा H कैलकुलेट करना तो आसान है, डिफरेंस देख के बता देंगे, इसका ज्यादा है इसका कम है, तो कुछ एनर्जी कंज्यूम्ड होने में लग गया। लेकिन जब हेस लॉ अप्लाई करके दो चार पांच इक्वेशन दिया रहता है, तब हमें इसका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। तो ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तो आप बताएं डेल्टा H2 कितना दिया हुआ है? इसका डेल्टा H2 कितना दिया हुआ है? -53। अब माइनस माइनस प्लस 57.1, तो ये हमें मिलेगा 4.1 किलो जूल पर मोल। और ये ऑलवेज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको लिखने के बाद एक पॉइंट यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वीकर एसिड जितना होगा, उसका इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन is inversely proportional to a strength of
वीक एसिड या वीक बेस। यानी जितना स्ट्रेंथ कम होगा, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। इसको लिखने के बाद इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। 5-7 मिनट बैठे रहेंगे। इसको हटाया जाए। एक्सरसाइज 1 का जितना क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। बाकी बॉन्ड इंथैल्पी वाला क्वेश्चन होगा अगले क्लास में ही हम लोग कर लेंगे। तो डेल्टा एच से रिलेटेड आपका जितना भी क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज 1 में, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, 3 में कंप्लीट कर लेंगे। इसको हटा सकते हैं ये वाला। जैसे मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में 1 मोल प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता हो, तो उस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आप कह सकते हो इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of precipitate, when 1 mole of precipitate formed in reaction। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मान लो दिया हुआ है Na2SO4 अब प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस, ये दिया हुआ है Na2SO4 एक्वस और बेरियम क्लोराइड एक्वस को अगर एक साथ मिक्स करें तो यहाँ बेरियम सल्फेट बनेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 मोल NaCl एक्वस। तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा इसे हम कहेंगे डेल्टा एच प्रेसिपिटेशन। यानी डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। इस अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जब एक सबस्टांस का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड, फॉस्फोरस व्हाइट से ब्लैक, सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance changes its state from one allotropic form to, from one allotropic form to another allotropic form, another allotropic form, that is called enthalpy of transition। जैसे कार्बन ग्रेफाइट की अगर आप बात करते हैं
कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच नॉट होगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच नॉट ट्रांजिशन, एंड दिस इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो ये ट्रांजिशन आप इस अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 2 मिनट, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। बस उसके बाद छोड़ देंगे क्योंकि इसमें डिफिनेशन है। तो अगला क्लास लास्ट क्लास होगा इसका, जहाँ पे हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस करते हुए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इसको हटा सकते हैं वाला। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन की बात करें, कौन सा आयन? एक्वस आयन। तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट का जब हम 1 मोल एक्वस आयन का बनाते हैं बाय देयर एलिमेंटल स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, तो उस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। बाय कन्वेंशन ये एज्यूम किया गया है कि H प्लस एक्वस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0 होगा। वो दिया हुआ नहीं होगा, ये ध्यान में आप रखेंगे। तो आप यहां कह सकते हो इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of hydrated, that is aqueous, that is, it is the enthalpy change when 1 mole of aqueous ion is obtained by their elements, by their elements, by their elements from their standard state. That is the enthalpy change when 1 mole of a aqueous ion is obtained by their elements in a standard state. एक बात बताओ कि अगर हमें क्लोराइड आयन एक्वस बनाना है, ध्यान देंगे आप, क्लोराइड आयन एक्वस का 1 मोल बनाना है, तो क्लोरीन नेचर में हमें किस रूप में मिलता है? गैस के रूप में। तो हम लोग यहां लिखेंगे ½ मोल Cl2 गैस। इसे पानी में डिजोल्व करेंगे, एक्वस। एक्वस का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि यहां मेंशन नहीं है कितना मोल ऑफ वाटर, उसे हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। मेंशन किया रहेगा तो डेटा दिया रहेगा। तो इस प्रोसेस में जब 1 मोल एक्वस आयन बनता है तो आप ध्यान देंगे, आप यहां लिखना जानते हैं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आप लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन एक्वस माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस। तो ये बेसिकली हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन किसके बराबर होगा? डेल्टा एच के बराबर होगा। यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिजोल्व करते हैं एक्वस में और इससे H प्लस एक्वस बनता है 1 मोल। तो बाय कन्वेंशन ये एज्यूम किया गया है, बाय कन्वेंशन इट इज assumed that standard enthalpy of formation of H plus aqueous is equal to 0। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, ये हमें याद रहना चाहिए। तो मैं आपको 2 केवल रीडिंग असाइनमेंट दे रहा हूं जो आप इसमें लिखेंगे डिफिनेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हाइड्रेशन सॉल्यूशन लिख लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में जो भी एक्सरसाइज 3 का आपका क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। बॉन्ड इंथैल्पी,
बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी, उससे रिलेटेड डेल्टा एच क्वेश्चन क्लास में करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी आपने पहले भी रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ा होगा, तो एक क्लास है, अगले क्लास में इसको पढ़ते हुए हम लोग समाप्त करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है बनाकर आएंगे, समय हम लोगों को बचेगा, ज़्यादा समय बचेगा, मतलब 1.5 घंटे की क्लास है तो 20-25 मिनट के बाद डिस्कशन हम लोग रखेंगे, जो एक्सरसाइज 3.1 जो भी आप क्वेश्चन बनाए होंगे पूछेंगे। किसका किताब है ये? तो आज इतना ही रखते हैं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ होगा उसमें।